दादी सास। रेवती अपनी सास के साथ सीलमपुर में रहती थी। रेवती के बेटे गगन की शादी कुछ ही दिनों पहले निधि नाम की लड़की से होती है। निधि एक दिन अपने पति गगन के साथ जा रही होती है। तभी वहां उसकी सास रेवती आ जाती है। रेवती देखती है कि निधि ने सर पे पल्लू नहीं रखा होता है। अरे ओ बहू, तुमने क्या ठेका लिया है हमारी इज्जत नीलाम करने का, जो बिना घूंघट के चले जा रही हो बाहर? मम्मी जी, आज के जमाने में कौन घूंघट करता है? बहू, ज्यादा बहस मत करो, समझी? चुपचाप घूंघट करो। मम्मी जी, घूंघट में मुझे कुछ नहीं दिखेगा, कैसे चलूंगी मैं? कितनी परेशानी होगी। ओहो, बहाने तो देखो महारानी के। ठीक है, परेशानी होगी तो कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, चुपचाप घर पर बैठ जाओ। तभी वहां रेवती की सास आ जाती है। अरे क्या शोर मचा रखा है सुबह से रेवती? देखिए ना सासू माँ, बहू घर से बाहर जा रही है और घूंघट नहीं कर रही है। तो क्या हो गया, घूंघट नहीं कर रही है तो? और वैसे भी रेवती, अब जमाना बदल गया है और जमाने के साथ हमें भी बदल जाना चाहिए। जमाना बदल जाने से परंपराएं थोड़ी ना बदल जाती हैं सासू माँ। मैं जब आई थी, मैं भी तो हर वक्त घूंघट में रहती थी ना। हाँ, वो तो मैं भी रहती थी अपनी सास के आगे घूंघट में। तुम तो बस कहीं बाहर जाते हुए घूंघट करती थी। मैं तो खाना बनाते हुए भी घूंघट में ही रहती थी। पता है कितनी तकलीफ होती थी। पर सासू माँ, पर कुछ नहीं। निधि बहू, तुम जाओ, ये घूंघट करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद दादी सासू माँ। एक दिन निधि, गगन और उसके पिताजी ताश साथ में खेल रहे होते हैं। तभी वहां रेवती आ जाती है। ये क्या, आप सबको शर्म लिहाज है कि नहीं? आप तो निधि के ससुर हैं और उसके साथ ताश खेल रहे हैं, और तुम निधि, तुम्हें कोई शर्म लिहाज है ही नहीं? तुम क्या बच्ची हो कि तुम्हें ये भी समझाना पड़ेगा? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। चलो जाओ अपने कमरे में। एक मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा बहू। पर सासू माँ, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? क्यों, क्या खराबी है? अगर पूरा परिवार मिलकर हंसी ठिठोली करता है तो मैं तो कहती हूँ कि तुम भी आ जाओ और खेलो हमारे साथ। नहीं, मुझे नहीं आना। रेवती वहां से नाराज होकर चली जाती है। वो मन में सोचती है, ये सासू माँ तो मुझे सास बनने ही नहीं देगी। ऐसे तो निधि मेरी इज्जत कभी नहीं करेगी। रेवती अपनी सास के पास जाती है। सासू माँ, आप तो मुझे सास बनने ही नहीं दे रही हैं। आपको ही अगर सारे फैसले लेने हैं तो बहू तो मेरी इज्जत कभी नहीं करेगी। दादी सास बड़ी ही शांति से मुस्कुराकर जवाब देती हैं। ठीक है बहू, तू आज से सास बन जा अपनी बहू की। मैं कुछ नहीं कहूँगी आज से, ठीक है? रेवती ये सुनकर खुश हो जाती है और निधि के पास जाती है। सुनो बहू, आज से तुम्हें नौकरी पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर मम्मी जी, दादी सास ने तो कहा था कि... तुम्हारी सास मैं हूँ बहू, तो तुम वो मानो जो मैं कह रही हूँ, समझी? कोई जरूरत नहीं है कल से काम पर जाने की। रेवती वहां से चली जाती है और निधि ये सुनकर दुखी हो जाती है। दादी सास ये सब देख रही होती है और उन्हें एक तरकीब सूझती है। रेवती बहू, कहाँ जा रही हो? सासू माँ, वो महिला अध्यक्षा की मीटिंग में जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है जाने की। पर क्यों सासू माँ? मैं तो महिला अध्यक्ष की सदस्य हूँ और मेरा जाना बहुत जरूरी है। हाँ, पर मैं तुम्हारी सास हूँ और मैंने कह दिया ना कि कहीं नहीं जाओगी तुम। नाम हटवा लो महिला अध्यक्षा से अपना। हाँ, ये सासू माँ को क्या हो गया है? आज तक इन्होंने मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की। दादी सास वहां से चली जाती हैं और रेवती भी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम को रेवती और निधि खाना पका रही होती है। तभी क्या बन रहा है आज खाने में? सासू माँ, आज हम दाल चावल बना रहे हैं। बस दाल चावल?
आज दाल चावल नहीं पकेंगे। आज तुम घिया के कोफ्ते और साथ में भिंडी की सब्जी और गरम गरम रोटी बनाओ। अरे लेकिन सासू माँ, दाल तो मैंने चढ़ा दी है। तो दाल वापस उतारी भी तो जा सकती है ना बहू। हमारे यहाँ किसी चीज की कमी है क्या जो सिर्फ दाल चावल बन रहे हैं? तुम भी ना रेवती काम चोर हो गई हो बिल्कुल। सासू माँ, आपने मुझे कामचोर बोला? रेवती के आंख में आंसू आ जाते हैं। हाँ बोला कामचोर, तो इसमें झूठ क्या बोला? लो अब आंसू बहाकर पति से शिकायत करेंगी महारानी। रेवती रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सुनिए जी, आप सासू माँ से बात कीजिए, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। मेरी बहू के सामने मेरी आज उन्होंने इतनी बेइज्जती की है, क्या बताओ। तभी वहां दादी सास आ जाती हैं और मुस्कुराकर फिर नाटक करने लग जाती हैं। लो और सुनो, देखा सच कहा था ना मैंने कि मेरे बेटे से शिकायत करने जाएगी। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये दिन भी देखना पड़ेगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तभी रेवती कमरे से बाहर आ जाती है। सासू माँ, आपको क्या हो गया है? आप ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हैं मेरे साथ? क्यों, मुझे क्या होगा? हुआ तो तुझे है बहू रानी, जो मेरी शिकायत कर रही थी मेरे बेटे से। ऐसी उम्मीद ना थी तुझसे। हाँ सासू माँ, मैं शिकायत नहीं कर रही थी, पर आप ऐसे बर्ताव कर रही है तो। अरे तेरी ही बातों पर अमल कर रही हूँ बहू। मेरी बातों पर? मैंने क्या कहा था आपको? क्यों, तू बोली नहीं थी कि मुझे अपनी बहू की सास बनना है और उसके लिए हर फैसला लेना है? तो मैंने सोचा मैं भी अपनी बहू की सास बन जाऊं और उसके लिए फैसले लेना शुरू कर दूं। रेवती को अपनी बात याद आती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अपनी आज़ादी सबको प्यारी होती है बहू। मैंने कभी तेरे साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया जिससे तुझे कोई दुख हो, पर तू सास बनकर अपनी बहू पर हुक्म चलाना चाहती है और खुद तेरे साथ वैसा सुलूक हुआ तो रोने लगी। आप ठीक कह रही हैं सासू माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी बहू को बेटी बनाकर रखूंगी, जैसे आपने मुझे बेटी बनाकर रखा है। एक समय की बात है, एक गांव में चश्मे वाली चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल गांव के लोगों को अलग अलग तरीके से हमेशा परेशान किया करती थी। एक दिन रामू अपने खेत पर काम कर रहा होता है, तभी चुड़ैल वहां आती है। क्या कर रहे हो राजा? और फिर चुड़ैल रामू के हाथ से उसकी कुदाल छीनकर पेड़ पर चढ़ जाती है। हे भगवान! अरे चुड़ैल दीदी, ये तुमने क्या किया? अब मैं काम कैसे करूँगा? अरे जल्दी से उसे नीचे फेंक दो दीदी, अभी मुझे बहुत काम करना है। चुड़ैल रामू की कुदाल नीचे फेंक देती है और वो सीधे रामू के सर पर आ गिरती है। अरे मर गया रे, तेरा सत्यानाश हो। अरे बेवकूफ, तूने ही तो कहा था नीचे फेंक, सो मैंने फेंक दी। चुड़ैल हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। एक दिन गिरधारी अपने दहेज में मिले नए स्कूटर को चलाने के लिए घर के बाहर सड़क पर ले आता है। तभी उसकी पत्नी उसे आवाज देती है। अरे सुनिए जी, आप अपना बटुआ घर पर भूल गए हैं, इसे लेते जाइए। गिरधारी स्कूटर पर चाबी लगी छोड़कर बटुआ लेने घर के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ चश्मे वाली चुड़ैल आ जाती है और स्कूटर पर लगी चाबी देखकर हंसते हुए कहती है, कितना बड़ा बेवकूफ है,
स्कूटर पर चाबी लगी छोड़कर चला गया। अब तो इसे मैं चलाऊंगी। और जैसे ही चुड़ैल गिरधारी का स्कूटर लेकर वहाँ से भागने लगती है, तभी गिरधारी उसे देख लेता है और उसके पीछे भागता है। अरे ना समझ चुड़ैल, मेरा स्कूटर लेकर कहाँ जा रही है? अरे मेरा स्कूटर वापस कर दे, कल ही दहेज में आया है। अरे कोई तो उसे पकड़ो। चुड़ैल गिरधारी का स्कूटर लेकर दूर निकल जाती है। इसी तरह आए दिन चुड़ैल गांव को किसी न किसी तरह परेशान करती रहती थी। धीरे धीरे सभी गांव वालों में उस चुड़ैल का खौफ इतना बढ़ जाता है कि कुछ गांव वाले तो उस चुड़ैल की रोज रोज की हरकतों से तंग आकर हमेशा के लिए गांव छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन हरिया अपनी बैलगाड़ी में बहुत सारा अनाज लादकर उसे बेचने के लिए शहर की ओर जा रहा होता है। तभी अचानक रास्ते में उसे चश्मे वाली चुड़ैल मिल जाती है। हरिया चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा जाता है। हे भगवान, गई भैंस पानी में, ये कमबख्त चश्मे वाली चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब तो ये मेरा सारा अनाज लेकर भाग जाएगी और मेरी साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। हे भगवान, मेरी रक्षा करो भगवान। जैसे ही चुड़ैल हरिया की ओर बढ़ती है, अचानक वहाँ तेज हवा चलने लगती है और आसपास पड़ी धूल मिट्टी उड़ने लगती है। तभी हरिया देखता है कि चुड़ैल को कुछ नहीं दिखाई दे रहा और वो अंधों की तरह ही चलने की कोशिश कर रही है। अरे ये क्या हो गया? अचानक दिन में रात कैसे हो गई? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हरिया समझ जाता है कि चुड़ैल को बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता। वो भागकर गांव जाता है और गांव वालों को चुड़ैल की इस कमजोरी के बारे में बता देता है। तभी गिरधारी कहता है, अरे वाह, क्या बढ़िया खबर लाए हो हरिया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब हम उस चुड़ैल को अच्छा सबक सिखा सकते हैं। किसी तरह उसका चश्मा हमें मिल जाए, लेकिन उसका चश्मा लाएगा कौन? तभी भीड़ से बाहर निकलकर बब्बन सामने आता है और कहता है, आप सभी गांव वाले चिंता मत करिए, उस चुड़ैल से उसका चश्मा मैं ले आऊंगा, बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। फिर अगले दिन बब्बन एक सूटकेस में कुछ चश्मे रखकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। काफी देर जंगल में चलने के बाद बब्बन थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी अचानक चश्मे वाली चुड़ैल उसी पेड़ से नीचे उतरकर बब्बन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, ए, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? अरे चुड़ैल दीदी, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। चुड़ैल हैरानी से बब्बन से पूछती है, अरे कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? लोग तो मुझे देखते ही भाग जाते हैं और तू मुझे ढूंढ रहा था। अजीब आदमी है तू। अरे चुड़ैल दीदी, मेरी चश्मे की दुकान है। ये क्या, तुमने तो बहुत पुराने जमाने का चश्मा पहन रखा है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें इसी वक्त नया चश्मा दे सकता हूँ। मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया चश्मे हैं। फिर बब्बन चुड़ैल को कुछ चश्मे दिखाते हुए कहता है, ये चश्मा बड़े से बड़े आंधी तूफान से तुम्हारी आंखों को बचाएगा। इसे लगाने के बाद तुम्हारी नजर चील की तरह तेज हो जाएगी। फिर तुम अपने शिकार को दूर से ही देख सकोगी चुड़ैल दीदी। अरे वाह, ये तो बड़े काम का चश्मा है। ला ला, जल्दी से मुझे दे दे। हाँ, अभी देता हूँ। पहले वो अपना पुराना चश्मा तुम मुझे दे दो। मुझे देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा चश्मा तुम्हारे लिए सही रहेगा। चुड़ैल जल्दी से अपना चश्मा उतारकर बब्बन को दे देती है और बब्बन चुड़ैल का चश्मा अपने सूटकेस में बंद कर लेता है। अरे इतनी देर क्यों लगा रहा है? जल्दी से मुझे चश्मा दे। चश्मे के बिना मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या कर रहा है तू? तभी बब्बन हंसते हुए कहता है, अरे बेवकूफ चुड़ैल, अब ये चश्मा तुझे नहीं मिलेगा। बहुत दिनों से तूने पूरे गांव को परेशान करके रखा था। अब भटकती रहे इस जंगल में। आज से तू चश्मे वाली चुड़ैल के नाम से नहीं, बल्कि अंधी चुड़ैल के नाम से जानी जाएगी। मैं तो चला अपने घर। फिर बब्बन चुड़ैल का चश्मा लेकर उस जंगल से गांव लौट जाता है
और वो चुड़ैल हमें